हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय दर्शन दवे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हमारा लेक्चर नंबर 3। और हमारा जो टॉपिक था वो आपको पता ही है कि एसी करंट, राइट। तो आज के लेक्चर में हम JEE स्पेशल MCQs देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 1 to 30 MCQ हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में करवा दिए हैं। तो ये लेक्चर में 31st से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो। Alternating current cannot be measured by DCA meter because, यानी why AC current cannot be measured by DCA meter। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस हम ले लेते हैं, और ये जो एक्सिस है ये करंट एक्सिस हम ले लेते हैं, राइट। तो इन दिस एक्सिस क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे जो करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो होता है कुछ ऐसे, राइट। यानी यहाँ पे ऐसा होता है इन ऑल्टरनेटिंग करंट, इट इज़ अ करंट, इट इज़ टाइम। इन दिस टाइप ऑफ करंट ये है ज़ीरो और ये है कैपिटल टी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पूरा वन साइकिल। तो पूरे वन साइकिल में जो करंट होता है वो कितना होता है? ज़ीरो। So average value of current of complete cycle is equal to ज़ीरो। So because of this, अगर एक साइकिल में पूरा करंट ज़ीरो है तो चाहे कितनी भी साइकिल के लिए आप करंट फाइंड करो तो आपको करंट कैसा मिलेगा? ज़ीरो। तो हियर a DC emitter cannot measure AC current, right? Because during one cycle the average current value of current is ज़ीरो। तो I average for one cycle is equal to ज़ीरो। तो यानी अगर करंट की वैल्यू ज़ीरो ही मिलती है तो वो चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आपको उसकी वैल्यू ज़ीरो ही मिलेगी। सो DC एमीटर कैन नॉट यूज टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। इन एन LCR AC circuit, voltage across each of the component of L, C and R is 50 volt. The voltage across LC combination will be, here voltage across each component यानी VL है, VC है एंड VR है, तीनों की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो वो आपको दी है 50 वोल्ट, राइट। तो वैल्यू तीनों की 50 वोल्ट है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ V²R प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि VL और VC और VR तीनों की वैल्यू आपको सेम दी है, तो हम 50 वोल्ट हम रखने वाले हैं। तो जब भी रखेंगे तो वोल्टेज का आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे जो वोल्टेज का जो आंसर आएगा तो वो होगा V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50² प्लस 50 माइनस 50 द होल स्क्वायर, यानी ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो फाइनली ये जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वोल्टेज होगा 50 वोल्ट, राइट। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट, द सेट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी, राइट। In order to impart maximum power of 50 hertz, it should be connected to a capacitance of, मतलब एक सेल्फ इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फैन है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? तो सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल टू 10 हेनरी, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर 50 हर्ट्स, पावर 850 हर्ट्स, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। यहाँ पे मैक्सिमम का पावर कब मिलता है? तो मैक्सिमम पावर
आपको मिलेगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम पावर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है दोस्तों, एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC। आपको फाइंड करना है यहाँ पे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो बाय टेकिंग स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/4π² LC। देयरफॉर अगर C आपको फाइंड करना है तो क्या होगा? 1/4π² F² L। Now L and F both are given, so by placing the value 1/4π², 3.14², right? F² frequency 50² into L, तो what is L? तो L equal to 10 Henry। सो बाय प्लेसिंग ऑल दिस वैल्यू हमारा जो आंसर आएगा C इक्वल टू आएगा 10⁻⁻⁶ फैराडे। देयरफॉर इट्स आंसर इज 1 माइक्रो फैराडे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइक्रो फैराडे, राइट। सिंपल है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कहाँ पे मिलेगा? जब रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/2π√LC। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, आपको C फाइंड करना है, मेक C एज अ सब्जेक्ट, तो 1/4π² F² L। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी कैन फाइंड आउट कैपेसिटेंस C, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट MCQ, in an oscillating LC circuit the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy stored equally between the electric field and magnetic field. आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमें ये पता है कि इन LC सर्किट अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी U इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा बोला है एनर्जी इज इक्वल बिटवीन दिस टू, यानी दोनों में एनर्जी कैसी है? सेम। तो अगर दोनों में यहाँ पे एनर्जी सेम होगी तो क्या होगा कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है विच इज़ इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू UE/2 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये U है और ये UB और UE दोनों सेम है, UB एंड UE दोनों सेम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि U का आंसर UE प्लस UE, UE प्लस UE, मतलब UE का आंसर क्या होगा? U/2। तो UE का आंसर जो होता है वो U/2। अब UE इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो फॉर्मूला है Q²/2C। तो यहाँ पे जो चार्ज है मैं Q² डिवाइडेड बाय 2C, 1/2 U इक्वल टू Q²/2C, राइट। तो यहाँ पे 2C कट हो जाएगा, तो Q का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? Q' का आंसर Q/√2। तो आपका जो आंसर है वो Q/√2 होगा, राइट। तो आंसर इज Q/√2। वंस अगेन LC कैपेसिटर में क्या होता है? तो LC कैपेसिटर में एक इंडक्टर होता है और दूसरा कैपेसिटर होता है, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी U का आंसर UB प्लस UE। यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि यहाँ पे एनर्जी इक्वल स्टोर होती है, तो U का आंसर UE प्लस UB, बिकॉज मैंने UB की जगह पे मैंने UE रख दिया। तो UE का आंसर
यानी ये 2UE इज इक्वल टू यू, 2UE इज इक्वल टू होगा U। तो UE इज इक्वल टू U/2, राइट। तो U/2, U मतलब Q²/2C, एंड U-E जो नया चार्ज है उसको मैंने Q डैश बोल दिया, कैपेसिटर तो कांस्टेंट है, 2C गेट्स कैंसल, तो Q डैश का आंसर होगा Q/2, राइट। चलते दोस्तों हम नेक्स्ट MCQ पे, राइट। चलो, इन अ सीरीज LCR circuit, the voltage across R is equal to 100 volt. R is equal to 1 kilo ohm, C equal to 2 microfarad. The resonant frequency omega is 200 radian per second. At resonance, the voltage across L. यानी यहाँ पे आपको दिया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंट ओमेगा एल एंड 1/ओमेगा सी दोनों होते हैं सेम, राइट। यहाँ पे आपको दिया है आर, आर है 1 किलो ओम, मतलब कि 1000 ओम, राइट। सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराडे, ओके, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है रेजोनेंट वोल्टेज अक्रॉस एल, यानी आपको फाइंड करना है वी एल, ओके। तो वी नो दैट ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा एल को हम बोलेंगे एक्स एल, 1/ओमेगा सी, 1 व्हाट इज ओमेगा, तो हियर ओमेगा इज इक्वल टू 200 and value of C is given 2 into 10 raised to minus 6, 2 into 10 raised to minus 6, therefore ये आपका आ गया XL 1/400 into 10 raised to minus 6, ओके। नाउ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट I इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला, करंट I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। V अपॉन Z, V मतलब वोल्टेज एंड Z मतलब इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस होता है √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। बट यहाँ पे रेजोनेंस आपको दिया है, तो एट रेजोनेंस XL और XC दोनों सेम होते हैं, देयरफॉर I का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन R ओनली, ओके। तो V इज इक्वल टू, वोल्टेज आपको दिया है 100 वोल्ट, राइट, तो 100, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है 1000, तो आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। अब आपको फाइंड करना है VL, तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL, where what is I? I is equal to 0.1 and XL is equal to, ये रहा XL 1/400 इंटू 10 raised to minus 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो फाइनली आएगा 250 वोल्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है कि रेजोनेंस हो रहा है, यानी ओमेगा एल 1/ओमेगा सी दोनों सेम है, ओमेगा एल को मैंने बोल दिया XL, by placing value of omega and C we can find out XL, right। फिर मैंने करंट फाइंड कर लिया, करंट का फॉर्मूला है I इक्वल टू V अपॉन Z,
यानी वी अपॉन जेड इक्वल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। बट रेजोनेंस है, सो एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यानी यहाँ पे ये टर्म तो जीरो हो गया, तो आई का आंसर होगा वी बाय आर। प्लेसिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट करंट, एंड फाइनली अगर वी एल फाइंड करना हो तो आई इंटू एक्सएल, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आई and XL also by placing this value we can find out voltage across inductor. So answer is 250 volt, right? So ये जो आंसर होगा दोस्तों होगा 250 वोल्ट। चलो नेक्स्ट, in a circuit shown below the key K1 key K is closed at time t equal to 0, current through the battery is। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो की है ये क्लोज करी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट, ओके। तो करंट थ्रू द बैटरी, तो कितना करंट होगा? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंडक्टर है, राइट। अब क्या होता है, व्हेन की के इज क्लोज, जब भी हम उसको क्लोज करते हैं तो क्या होता है, तो यानी इसमें से करंट पास होना चालू हो जाएगा। अब ये इंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडक्टर के लिए जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है तो ये इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी इंडक्टर का वो टाइम पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर t इक्वल टू 0 टाइम है, ठीक है, अब ये इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो मतलब करंट ये पोर्शन ये पास में तो यहाँ से तो करंट पास होगा ही नहीं। अगर यहाँ से करंट आएगा तो वो करंट यहाँ से तो पास नहीं होगा, तो करंट सीधा R2 में से निकल जाएगा। तो वोल्टेज है V और करंट पास होता है R2 में से। सो देयरफॉर करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू सिंपल होता है V अपॉन R2, राइट, एट टाइम t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम की बात करें तो एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, जो ये इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है, यानी इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, कंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, ओके, यानी अब ये कंडक्टर हो गया और वो जीरो रेजिस्टेंस है उसका। तो अब यहाँ से करंट आएगा तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मुझे करंट फाइंड करना है। सो नाउ करंट इज पासिंग थ्रू बोथ द रजिस्टर, बट दिस रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। सो अब करंट क्या होगा, सो नाउ करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज V अपॉन, दो पैरेलल रजिस्टर है तो पैरेलल रजिस्टर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देयरफॉर तब करंट जो होगा वो क्या होगा, V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि इंडक्टर की बात करी है तो t इक्वल टू 0 टाइम पे उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है।
राइट। कौन से टाइम पे? t इक्वल टू 0 टाइम पे। यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे इन्फाइनाइट होगा तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, पूरा करंट R2 में से निकल जाएगा। तो फाइनली जो करंट का फॉर्मूला आएगा वो I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? V/R2। ओके, I का जो फॉर्मूला होगा V/R2। इन्फाइनाइट टाइम पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। तो अब इसका तो कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, अब करंट दोनों में से पास होगा। सो नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। सो नाउ करंट का फॉर्मूला जो होगा I इक्वल टू V अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो I इक्वल टू V इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नाउ अब बात करते हैं 37 की। ओके, MCQ नंबर 37। इन अ सीरीज LCR circuit, R is equal to 200 and the voltage and frequency of main supply is 220 volt and 50 hertz and 50 hertz respectively. On making out the capacitance from the circuit of the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degree. On taking out the inductor from the circuit, the current leads voltage by 30 degree. The power dissipated in LCR circuit is। तो आपको यहाँ पे पावर फाइंड करने को बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या आपको दिया है कि हियर रेजिस्टेंस R इज गिवन। वो R आपको कितना दिया है? 200 ओम। दूसरा आपको VRMS दिया है, तो VRMS इज गिवन, इट इज 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज। ओके, नाउ आपको पता है कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? tan phi इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, राइट। आपको पहले ऐसा बोला है, फर्स्ट उन्होंने क्या रिमूव कर दिया? ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट इज रिमूव, यानी कैपेसिटेंस को रिमूव कर दिया। तो tan phi तब करंट lags behind the voltage by 30 degree, यानी when capacitor is removed, phi आपको दिया है 30 डिग्री, तब जो phi है वो 30 डिग्री फेज डिफरेंस। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो ओमेगा एल बाय आर। देयरफॉर जो ओमेगा एल होगा वो होगा आर tan 30। आर tan 30 मतलब कि ओके, आर tan 30 यानी ओमेगा एल इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है 200, tan 30 मतलब 1/√3, राइट। अब आपको क्या बोला है कि यहाँ पे जब भी हम इंडक्टर को रिमूव करते हैं, टेकिंग आउट इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, यानी इंडक्टर इज रिमूव्ड, तब जो फाई होता है वो भी आपको 30 डिग्री मिलता है। तो अगर आप इंडक्टर रिमूव करो तो यानी ये टर्म 0 आएगा, तो tan phi का आंसर होगा, tan 30 डिग्री का आंसर होगा 1/ωc अपॉन आर। देयरफॉर 1/ωc इक्वल टू आर tan 30। आर आपको दिया है बेटा 200 और tan 30 मतलब 1/√3।
यानी यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे हियर ओमेगा एल एंड ओमेगा सी 1/ओमेगा सी दोनों सेम आते हैं, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। आपको भी फाइंड करना है पावर, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर? नाउ एवरेज पावर इज गिवन बाय एवरेज, not average power but instantaneous power or AC power is given by power P is equal to VRMS IRMS cos delta, right? VRMS IRMS मतलब VRMS by Z and cos delta मतलब R by Z, R upon Z। चलो Z इम्पीडेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। हियर Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्सएल और एक्सी देखो सेम आ रहा है, तो Z इक्वल टू होगा आर। देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर R अपॉन, बेटा Z इक्वल टू क्या है? आर, आर अपॉन आर स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल होगा, आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय आर, राइट। तो यहाँ पे वी स्क्वायर आर एम एस, तो वी स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू क्या दी है? तो वी आर एम एस आपको यहाँ पे दिया है 220 और आर आपको दिया है 200, तो ये होगा 220 होल स्क्वायर अपॉन 200। सो फाइनली इसका आंसर आएगा 242 वोल्ट, यानी आपका यहाँ पे जो आंसर है 242 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा ए। तो बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। अब ये जो एमसीक्यू है ये थोड़ा सोचने वाला एमसीक्यू है। देखते हैं, फॉर एलसीआर सर्किट शोन हियर द करंट इज ऑब्जर्व टू lead applied voltage. An additional capacitance C dash is joined with the capacitance C present in the circuit makes the power factor of a circuit unity. The capacitance C dash must have connected in, यानी इन क्वेश्चन आपको एक सर्किट दी है। ये सर्किट मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ पे एक है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर और ये है आर। ऐसे एक सर्किट आपको दी है, राइट। तो ये जो सर्किट है इसके अंदर ये एल, ये सी और ये आर। यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि जब ये सर्किट हम ज्वाइन करते हैं तो करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, यानी हियर when current leads the applied voltage, when current leads voltage, तो ऐसा होता है बेटा, XL is equal to XL is greater than XC। यानी जब भी आप थियरी क्वेश्चंस में आप देखोगे, वो थियरी पोर्शन में हमारा हो चुका है कि भाई यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर यानी एक्सएल और एक्सी में क्या चेंज होता है। जब भी करंट लीड करता है वोल्टेज से तो एक्सएल आगे होता है, एक्सी पीछे होता है, और जब करंट लैग करेगा तो एक्सी ज़्यादा होगा और एक्सएल कम होगा। ओके, एंड हियर पावर फैक्टर होता है आर अपॉन जेड।
अब उन्होंने क्या किया है, फिर यहाँ पे ऐसा है कि एक नया कैपेसिटेंस सी डैश कनेक्ट किया है विद द सी, यानी ये सी के साथ एक नया कोई कैपेसिटेंस कनेक्ट किया है। अब कैसे कनेक्ट किया है वो आपको नहीं बोला है, बट उन्होंने ऐसा बोला है। तब जो पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी आता है। तो व्हेन सी डैश इज कनेक्टेड, ओके ओके, यहाँ पे जब भी व्हेन सी डैश इज कनेक्टेड, when C dash is connected with C, then cos डेल्टा आता है 1। तो cos डेल्टा का आंसर होता है R/Z, राइट। तो ये कितना आता है बेटा, 1 आता है। मतलब कि इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि हियर R इज सेम एज Z। तो R और Z सेम कब आता है, तो हमको पता है कि Z का आंसर होता है √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। यानी जब भी XL एंड XC दोनों सेम हो जाएंगे, यानी ये टर्म 0 होगा, तब Z इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, R। तो इफ R इज इक्वल टू Z, देन XC एंड XL आर सेम। ठीक है, यानी ऐसा कि पावर फैक्टर यूनिटी आता है तो XL और XC सेम हो जाते हैं। अब जब C कनेक्ट हमने नहीं किया था तब की बात है कि व्हेन C इज नॉट कनेक्टेड, तो तब एक्चुअली क्या था, तब XL ग्रेटर देन XC। अब मुझे XL को XC जितना बनाना है। देखो यहाँ पे XL क्या होता है बेटा, XL ग्रेटर देन XC। अब मुझे दोनों को इक्वल करना है क्योंकि पावर फैक्टर मुझे 1 चाहिए। तो पावर फैक्टर 1 कब आएगा, जब XC और XL दोनों सेम होंगे, यानी दोनों को इक्वल करना है। XL मतलब ओमेगा एल, XC, XL मतलब ओमेगा एल एंड XC मतलब 1/ओमेगा C, राइट। तो देखो ये 1/ओमेगा C कम है, उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू मतलब XC इक्वल टू ओमेगा C की वैल्यू मुझे बढ़ानी है। यहाँ पे XC इज इक्वल टू ओमेगा C की वैल्यू 1/ओमेगा C की वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी है। तो ये इंक्रीज करना होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे C डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पे मुझे कैपेसिटेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, कैपेसिटेंस डिक्रीज, कैपेसिटेंस की कम वैल्यू कब आती है, तो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, is connected in series, connected in series, in series we get minimum value, we get minimum value। तो मिनिमम वैल्यू, और कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते, देखो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। यानी जब दो कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट हमें तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम करनी है ना, तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हियर न्यू रेजिस्टेंस, न्यू कैपेसिटेंस is should be connected in series, should be connected in series, in series। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी अब XL मतलब ओमेगा एल और 1/ओमेगा C सेम हो गया। कैसे, 1/ओमेगा CS, उसमें CS क्या होगा, तो
तो सी एस इज इक्वल टू, देखो सी के साथ हमें ज्वाइन करना है, तो सी एस की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश, राइट। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो ओमेगा स्क्वायर एल सी को आप यहाँ ले जाओ, सी प्लस सी डैश ऊपर चला गया और नीचे है ओनली सी डैश। देखो ओमेगा सी ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस सी डैश को ऊपर ले जाओ, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, तो हियर सी प्लस सी डैश ऊपर चला जाएगा और ओके चलो डन। तो सी प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी, देयरफॉर सी प्लस सी बाई सी डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। देयरफॉर जो नया कैपेसिटेंस सी डैश होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 and it is connected in series with C। तो पूरा सम जो है वो आप देख लो। चलो यहाँ पे ऐसा है बेटा कि आपको LCR सर्किट दी है और उसमें क्या है कि करंट लीड्स अ वोल्टेज, तो करंट लीड्स अ वोल्टेज है तो XL ग्रेटर देन XC और पावर फैक्टर होता है R/Z। अब ऐसा बोला है कि C के साथ एक नया कैपेसिटेंस मुझे अरेंज करना है और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कैसे अरेंज करना है कि पावर फैक्टर 1 आए। तो जब व्हेन C इज कनेक्टेड विथ C देन पावर फैक्टर कॉस डेल्टा 1। अब पावर फैक्टर का आंसर 1 कब आता है, तो कॉस डेल्टा इक्वल टू 1 R बाई जेड 1 हो तो R बाई जेड R इक्वल टू जेड, तो R और Z सेम कब होंगे, तो जब रेजोनेंस होगा तब। तो R और Z सेम है तो XC इक्वल टू XL। बट व्हेन इन दिस सर्किट क्या है, करंट लीड्स अ वोल्टेज, जब भी करंट लीड्स अ वोल्टेज होता है तो ये कंडीशन होती है XL ग्रेटर देन XC, यानी ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब मुझे क्या करना है, पावर फैक्टर 1 लाना है, मतलब R इक्वल टू Z लाना है, मतलब कि XC और XL मुझे सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, मुझे XC को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा XC को बढ़ाएंगे कैसे, कैपेसिटेंस को कम करना पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस को हम कम करेंगे। अच्छा कम कब होगा, तो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक कैपेसिटर के साथ दूसरा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करो तो तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो अब ऐसा होगा कि ओमेगा एल इक्वल 1 अपॉन ओमेगा सी एस, ये सी एस यानी सी और सी डैश का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सी एस क्या होगा, सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा एल का आंसर होगा ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। ये ओमेगा सी यहाँ चला गया, फिर सी डैश कट हो गया, फिर हमने सी डैश को सब्जेक्ट बना दिया, तो फाइनली आपको ये आंसर मिला। तो सी डैश इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 कनेक्टेड इन सीरीज विद द सी। ओके तो चलो, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट है। नाउ ओके 39 MCQ नंबर 13, ठीक है। Here in the circuit shown below, a point C is kept is connected to point A till the current flowing through the circuit becomes constant। यानी यहाँ पे C को A के साथ अपने कनेक्ट किया है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट होने देते हैं। आफ्टरवर्ड C is disconnected from A and connected to point B। तो पहले देखो, पहले इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी अटैच हो जाती है,
किसके साथ, L और R के साथ। तो यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा VR और यहाँ पे पोटेंशियल होगा बेटा VL, राइट। ये पोटेंशियल हो गया VL। अब यहाँ पे क्या किया है बेटा कि नाउ क्या किया है कि इसको डिसकनेक्ट कर दिया है, यानी नाउ इट इज डिसकनेक्टेड एंड इट इज कनेक्टेड टू बी के साथ कनेक्ट किया। तो अब ये बैटरी का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो पूरा डिसकनेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे मैं किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करूँ, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, क्या होगा बेटा, VR प्लस VL इज इक्वल टू, फिर से घूम फिर के यहाँ पे आए तो आंसर होगा 0। तो VR इक्वल टू माइनस VL, ओके। तो VL बाय VR का आंसर होगा -1। यानी आपको पूछा है कि नाउ इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम A एंड कनेक्टेड टू B। अब B के साथ हमने कनेक्ट किया, एट टाइम t इक्वल टू 0, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एट द टाइम t इक्वल टू L बाय R विल बी इक्वल टू डैश। यानी यहाँ पे t इक्वल टू L बाय R, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो आपको इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले देखो कि पहले C के साथ कनेक्ट करते थे तो यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होता था, पोटेंशियल प्रोड्यूस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ रजिस्टर इज VR एंड पोटेंशियल प्रोड्यूस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ इंडक्टर इज VL। अब हमने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि अब ये C के साथ डिसकनेक्ट कर दिया B के साथ, यानी अब ये बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो अब आपके पास इतनी सर्किट है, बट इसका पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हो तो VR प्लस VL इक्वल टू 0, तो VR इक्वल टू माइनस VL, तो VL माइनस VR इज इक्वल टू, आंसर जो होगा उसका -1, राइट। ओके, नाउ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम पे। अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर C with initial charge Q0 is connected to a coil of self inductance L at time t equal to 0। यानी आपके पास फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, उसके अंदर जो मैक्सिमम चार्ज है वो Q0 है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L at time t equal to 0। The time at which the energy stored equally between the electric and magnetic field, राइट। तो अगर LC सर्किट है, इन LC सर्किट total energy U equal to energy stored in inductor, it is in form of magnetic field, plus energy stored in capacitor, it is in form of electric field। ये दोनों सेम है, तो U का आंसर क्या होगा, U B और U इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा 2UE। यानी UE का आंसर क्या होता है, U/2। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, कोई भी टाइम पे चार्ज Q डैश स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, और U मतलब ये टोटल एनर्जी, तो मैक्सिमम चार्ज कितना है Q0, 1/2 Q0 स्क्वायर बाई 2C। तो फाइनली ये 2C कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू Q0/2 √2। अब आपको फाइंड करना है टाइम। तो नाउ Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t। मतलब कि आप LC ऑसिलेटर सर्किट में देखोगे तो चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो ऐसा आता है, ठीक है। तो Q का आंसर Q0 ओमेगा टी। अब Q की वैल्यू क्या है, Q0/√2,
ये है Q0 और ये ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, राइट। Q0 की Q0 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ओके, जस्ट अ मिनट, ओमेगा टी, ओके, यानी ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी का आंसर क्या होगा? तो ये कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 बेटा कब आता है? π/4 पे। तो ओमेगा टी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, यानी ये होगा π/4। आपको टाइम फाइंड करना है, तो t इक्वल टू π/4 ओमेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जब रेजोनेंस होता है ना, तो एट रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअली कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा का आंसर होता है 1/√LC। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो आपको जो टाइम मिलेगा बेटा, तो दिस टाइम t इज इक्वल टू π/4 ओमेगा, मतलब √LC। आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? π/4, सॉरी, √LC। एक मिनट, ओमेगा यहाँ पे नीचे है बेटा, तो √LC ऊपर आएगा, यहाँ पे √LC ऊपर आएगा, ओके, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे नीचे है, अपॉन में। तो देखो फिर से यहाँ पे हमने क्या किया कि LC सर्किट में टोटल एनर्जी क्या होती है? UB प्लस UE। अब UB और UE दोनों कैसे है बेटा? सेम। तो U का आंसर 2UE होगा, तो UE इज इक्वल टू U/2, UE इक्वल टू Q²/2C, और 1/2 U इक्वल टू Q0²/2C। तो 2C गेट्स कैंसल, तो Q का आंसर Q0/√2 होगा। तो Q0, बट अब क्या होता है कि LC सर्किट में Q वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे होता है, ये उसका इक्वेशन होता है, Q इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा टी। अब Q0 की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू है Q0/2, तो कॉस ओमेगा टी आएगा 1/√2, तो ओमेगा टी का आंसर कॉस इनवर्स 1/√2। ओमेगा टी इक्वल टू π/4 होगा, सो टी इक्वल टू π/4 ओमेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी कैसे होते हैं? सेम। सो ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, सो टी इक्वल टू π/4 ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1/√LC, राइट। चलते हमारे नेक्स्ट इक्वेशन पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हियर in LC circuit, just a minute, okay, K2 and K1 inductor and capacitor। चलो in LC circuit shown below, both switches are open initially, दोनों स्विच ओपन है। Now see switch S1 is closed with S2 kept open, charge Q on the capacitor and tau equal to RC is the capacitive time constant, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी यहाँ पे आपको बोला है कि S1 को हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और ये ओपन है, तो यहाँ पे कौन कनेक्ट होगा? अगर S1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो यानी ये कैपेसिटर सर्किट में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होता है? Q। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि व्हेन इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, पहले चार्ज होता है और फिर चार्ज होने के बाद शॉर्ट टाइम में वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, तो व्हाट इज द डिक्रीज इन चार्ज?
Okay, so formula of discharging of charge in कैपेसिटर, तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है Q इक्वल टू क्यू ज़ीरो 1 + 1 - e - t अपॉन टाउ, राइट। इसमें जो टाउ जो होता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और कैपेसिटर के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इक्वल टू RC, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम पे, यहाँ पे अगर जस्ट 2 मिनट, ओके, ये जो होता है ये टाइम कांस्टेंट होता है, ओके ओके, और टाउ इक्वल टू RC उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये कैपेसिटिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट में टाउ इक्वल टू R/L इज अ टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम t इक्वल टू 2 टाउ ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे t इक्वल टू ले लूँ 2 टाउ, तो Q का आंसर होगा Q0 1 - e⁻² टाउ अपॉन टाउ, टाउ gets cancelled, therefore Q is equal to Q0 1 - e⁻²। So which statement is correct? C। यहाँ पे चलो बाकी के जो स्टेटमेंट है उसकी भी बात करते हैं। ओके, बाकी की जो स्टेटमेंट है उसकी भी बात करते हैं। वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर जब इंडक्टर कनेक्ट होगा ना तो एनर्जी कुछ हाफ होगी, और वो भी LC सर्किट में। यहाँ पे R रजिस्टर है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एट टाइम टी इक्वल टू टाउ चार्ज Q इक्वल टू CV/2, नहीं बेटा, एट टाइम टी इक्वल टू टाउ चार्ज CV/2 नहीं होता है। अगर एक टाइम टी इक्वल टू टाउ रखते हैं ना तो चार्ज क्या होता है कि Q इक्वल टू Q0 1 - e टाउ, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी e⁻⁻1 होगा, तो यानी ये आंसर रॉन्ग। अब टाइम t इक्वल टू 2 टाउ रखते तो चार्ज क्या आता है, तो ये चार्ज आता है कि नहीं, चलो चेक करते। तो जब टाइम t इक्वल टू टाउ रखते ना तो ओके, जब टाइम t इक्वल टू टाउ रखते हैं, टाइम t इक्वल टू टाउ रखते हैं, तो E का आंसर t इक्वल मैंने 2 टाउ रखा, तो चार्ज Q इक्वल Q0 1 - e⁻², और Q0 को हम बोल देते हैं CV। देयरफॉर Q इक्वल टू CV 1 - e⁻²। इट इज योर राइट स्टेटमेंट, राइट। यानी राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा बेटा, C। अब नेक्स्ट MCQ। An inductor L equal to 0.03 Henry and resistor R is equal to 0.15 kilo ohm are connected in series, right, to a battery of EMF 15 volt। तो बैटरी का जो EMF है वो कितना है, 15 वोल्ट। The key K1 has been kept close for a long time। तो K1 is closed for a long time। At time t equal to 0, K1 is open and K2 is closed simultaneously। यानी K1 को पहले क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे when की K1 is closed
फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, तो जो इंडक्टर होगा ना, तो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सिंपल कंडक्टर, simple conductor of zero resistance, of zero resistance। लॉन्ग टाइम यानी हम लेंगे अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट टाइम। और आगे जो एमसीक्यू देखा उसमें हमने ऑलरेडी एक आगे जो एमसीक्यू देखा था उसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि जब भी टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है, तब जो इंडक्टर होता है तो इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और लॉन्ग टाइम के लिए इंडक्टर को हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए की को क्लोज करते हैं, तब उसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो रेजिस्टेंस वाला वो कंडक्टर बन जाता है, राइट। तो व्हेन की K1, ये दूसरी बार, ये आज के लेक्चर में ये एक दूसरी बार कॉन्सेप्ट आया। तो व्हेन की K1 इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंडक्टर बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। तो जब ये इसको हम क्लोज करेंगे तो करंट पास होगा किस में से, रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये तो अब कंडक्टर बन गया, राइट। तो अब करंट कितना होगा, सो नाउ करंट इज इक्वल टू आई इक्वल टू सिर्फ V बाय आर। तो V कितना है 15 और R कितना है 0.15 किलो, मतलब 10⁻3। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 15/150। देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, राइट। ये इनिशियल करंट। अब क्या है, अब K1 को ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया साइमल्टेनियसली। सो एट टाइम t इक्वल टू 1 मिलीसेकंड द करंट इन द सर्किट, आपको करंट पूछा है जब K को क्लोज ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। सो व्हेन, यहाँ पे ऐसा होगा, ओके, व्हेन K1 is open, K1 is open and K2 is closed, then decay of the current starts in the inductor. Decay of current produced in the inductor। तो जो इंडक्टर में जो करंट का डीके होता है उसका फॉर्मूला होता है आई जी। यानी देखो, अब जो इंडक्टर है इट इज कनेक्टेड। अब इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, और तब टाइम टी कितना है, K1 इज ओपन, टी इक्वल टू जीरो है, तो टी इक्वल टू जीरो है, K1 इज ओपन। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे K1 को ओपन कर दिया और K2 को हमने क्या कर दिया, क्लोज। तो अब ये इंडक्टर जो होगा वो इंडक्टर सर्किट में आ जाएगा और उसमें से करंट डिक्रीज होना चालू होगा। जो डिक्रीज इन करंट है उसको हम बोलते हैं डीके ऑफ करंट। तो डीके ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल आई ज़ीरो ई रेज टू माइनस टाइम कांस्टेंट टी इंटू टाउ। यहाँ पे आर एल सर्किट में टाइम कांस्टेंट होता है आर बाय एल। तो I इज इक्वल टू होगा बेटा आई इक्वल टू आई ज़ीरो ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टाइम टी। नाउ पुट द वैल्यू, आई ज़ीरो कितना है 0.1, ई रेज टू, ई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, आर कितना है, तो आर की वैल्यू है 0.15 किलो ओम, मतलब 10⁻3। टाइम है 1 मिली सेकेंड, यानी 1 इंटू 10⁻⁻3। और एल जो है इंडक्टर, तो इंडक्टर है 0.03 हेनरी। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो 0.1 इंटू ई रेज टू -5, यानी इसका जो आंसर होगा
इसका जो आंसर होगा I इज इक्वल टू 0.1 अपॉन e⁵. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कि e⁵ का आंसर होता है 150 और वो नीचे है, तो 0.1 अपॉन 150 ये आंसर लाओगे तो आंसर आएगा 0.67 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ये होता है 0.67 मिली एम्पियर, राइट. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ बेटा कि जब हमने की दीस की K1 उसको पहले क्लोज किया तो लॉन्ग टाइम के लिए करंट पास हुआ, तो तब ये जो इंडक्टर है वो इंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा हैविंग ज़ीरो रेजिस्टेंस. यानी अब अगर हम करंट फाइंड करेंगे तो वो सिर्फ यानी हम सिर्फ ये रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है 0 और ये तो ओपन है तो यहाँ से तो करंट पास नहीं होता है, तो आई का आंसर होता है V/R. अब मैंने क्या करा, अब मैंने K1 को ओपन करा, K2 को क्लोज करा, तो यहाँ पे डीके ऑफ करंट स्टार्ट हो गया. तो वो डीके ऑफ करंट उसका फॉर्मूला क्या है, I = I0 e⁻t अपॉन टाउ. उसमें जो t जो होता है इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, t इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. तो यानी यहाँ पे जो t होता है टाइम कांस्टेंट का आंसर R/L इन RL सर्किट. ओके, तो I = I0 e⁻R/L इंटू टी. पुट द वैल्यू, ये e⁻⁵ होगा तो 0.1 अपॉन e⁵ और e⁵ आपको दिया है 150, तो ये आपका आंसर 0.67 मिली एम्पियर, राइट. ये आपका फाइनल आंसर. अब आगे जाते हैं. इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी इज 140 and in the secondary 280. If the current in the primary is equal to 4 ampere, तो करंट इन द सेकेंडरी फाइंड करना है. सो देखो फॉर ट्रांसफार्मर फॉर्मूला ऐसा आता है NS/NP इज इक्वल टू IP/IS, राइट. आपको IS फाइंड करना है. ओके, आपको IS फाइंड करना है तो IS का आंसर क्या होगा, IS इज इक्वल टू IP इंटू NP/NS. IP is equal to 4 ampere, NP is equal to 140 on and NS is equal to 280. राइट. तो इसका जो आंसर आएगा 140 2 4 मतलब 2 एम्पियर. IS होगा 2 एम्पियर, राइट. नेक्स्ट MCQ. द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू. यानी ये हमने थियरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर लैमिनेटेड क्यों होता है. तो एडी करंट के कारण कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो वो एनर्जी लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है, राइट. ये ऑलरेडी हम थियरी में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट MCQ. In an AC generator with a coil of n turns, all of the same area, total resistance R rotates with the frequency omega in magnetic field B, the maximum value of EMF generated in the coil. So in AC generator, EMF का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t. उसमें जो Vm होता है इट इज NAB ओमेगा. Therefore V इक्वल टू NAB ओमेगा sin ओमेगा t, राइट. इफ अच्छा यहाँ पे ये चारों कांस्टेंट, अगर साइन ओमेगा टी की जो एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन की, तब ये V कैसा होगा, मैक्सिमम. यानी इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1,
it means omega t equal to pi by 2. Then V is maximum. तो यहाँ पे V की जगह पे मैं मैक्सिमम रख दूँ Vm, और साइन पाई बाई 2 की जगह पे साइन ओमेगा के टी की जगह पे 1 रख दूँ। फाइनली ये आपका आंसर। ओके, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है जो एसी करंट, उसके जो 45 MCQs है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।